then we will see some other questions, beta. So in the last class in ATP, we saw first three questions. The first question is mainly related to the experimental chemistry. Then the second question was related to the test of cations, test of anions, test of gases, जो already आपको पेपर में given होते हैं बेटा. And third question was related to the chromatography कि कैसे हम करते हैं. Now this is your question number 4, the last question. अब बेटा आपको मैंने लास्ट टाइम पेपर पैटर्न बताया था. द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द पेपर इज योर डिजाइनिंग क्वेश्चन, जिसमें आपको कोई एक्सपेरिमेंट के बारे में कोई डिटेल बताई हुई होगी, उससे आपने डिजाइन करना होगा. डिजायर्ड जो आपको आउटपुट है वो रिक्वायर्ड होता है, लेकिन पूरा एक्सपेरिमेंट आपने खुद डिजाइन करना होता है. तो चाहे आप आईजीसीएसई से पेयर हो रहे हैं, जीसी से पेयर हो रहे हैं, इन बोथ केसेस द लास्ट क्वेश्चन इज योर डिजाइनिंग क्वेश्चन. तो यही बेटा थोड़ा सा ध्यान से करने वाला होता है, क्योंकि इसमें सारा आपने खुद लिखनी होती है कि ऑपरेटर्स क्या यूज करेंगे, कैसे परफॉर्म करेंगे, एंड एट द एंड आपको क्या मिलेगा. अब ये सबसे सिंपल सा एक क्वेश्चन मैंने पिक किया बेटा, जो बिल्कुल सिंपल है, या आप खुद भी लिख सकेंगे. इसका आंसर कितना ज़्यादा ट्रिकी नहीं है. कुछ इजी वाले भी आते हैं, कुछ ज़रा ध्यान से करने होते हैं. तो आप 3 4 5 क्वेश्चंस करेंगे तो आपको इन क्वेश्चंस का, डिजाइनिंग वाले क्वेश्चन का पैटर्न पता चल जाएगा. फिर लास्ट में बेटा मैं आपको लास्ट 5 ईयर्स के जितने भी डिजाइनिंग वाले क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस विद सोल्यूशन कि किस तरह आपने लिखना है उन्हें, वो मैं आपको दे दूंगा. आप खुद भी एक दफ़ा उन सारे क्वेश्चन को गो थ्रू कर लेना. फिर जब हम पास पेपर्स कर रहे होंगे वो सारा आपके पास होगा. लेकिन आपको कोई डिफरेंट क्वेश्चन आ जाए, सॉलिबिलिटी का है, क्रिस्टलाइजेशन का है, क्रोमेटोग्राफी का है, जो भी क्वेश्चन आएगा तो आपको खुद भी डिजाइन करना आना चाहिए बेटा. तो इतना कोई डिफिकल्ट काम नहीं है. अब बेटा अब्दुल्ला बेटा, सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, पता चल जाएगा कि आपको क्या करना है. सारे एक्सपेरिमेंट्स आपने किए हुए हैं, सारी टेक्निक्स आपने की हुई हैं. तो बस उन्हीं टेक्निक्स को बेटा हमने यूज करना है और उन्हीं के अकॉर्डिंगली हमने अप्लाई यहाँ पे करना है. ओके, लेट्स स्टार्ट. क्या? Yes, yes, they are. The diagram shows some coffee beans. Okay, the diagram shows some coffee beans. Caffeine occurs naturally in coffee beans. You know this thing, no? You have this knowledge. The caffeine occurs naturally in coffee beans. Caffeine is a white crystalline solid. Do you agree with this? Have you seen caffeine? कॉफी तो देखी है ना, उसके अंदर कैफीन होती है. कैफीन इज वन कंपोनेंट ऑफ कॉफी. सो इट्स अ वेरी सॉलेबल इन हॉट वाटर. किसकी बात कर रहा है? द कैफीन. ही सेइंग कैफीन इज वेरी सॉलेबल इन हॉट वाटर बट मच लेस सॉलेबल इन कोल्ड वाटर. इसका मतलब ये है, यहां से हमें अभी डिफरेंस पता चल जाना चाहिए कि अगर मुझे कॉफी से कैफीन को अलग करना है, तो कैफीन इज नॉट दैट सॉलेबल इन कोल्ड वाटर बट इट इज सॉलेबल इन हॉट वाटर. तो हॉट वाटर में डिजोल्व हो जाएगी, लेकिन कोल्ड वाटर में डिजोल्व नहीं होगी, या कम डिजोल्व होगी. तो हम सेपरेशन कर सकते हैं. प्लान इन्वेस्टिगेशन टू ऑब्टेन अ प्योर क्रिस्टलाइन सैंपल ऑफ कैफीन फ्रॉम कॉफी बीन्स. यस, वही काम करना है हमने कि कॉफी बीन्स में से वी नीड टू सेपरेट आउट कैफीन. तो कॉफी बीन में से कैफीन को हमने अलग करना है. assume that all other soluble substances in coffee beans are very soluble in both hot and cold water. कैफीन के अलावा जो चीजें हैं कॉफी बीन में, वो सारी की सारी क्या है? कोल्ड में भी सॉलेबल है, हॉट में भी सॉलेबल है. लेकिन ऑन द अदर साइड कैफीन इज सॉलेबल इन हॉट बट इनसॉलेबल इन, या लेस सॉलेबल इन कोल्ड वाटर. यू आर प्रोवाइडेड विद द कॉफी बीन्स एंड कॉमन लैब ऑपरेटर्स. तो ये बेटा क्वेश्चन है, आपने कैफीन को कॉफी बीन्स में से सेपरेट करना है. दिस इज योर क्वेश्चन. अब आपको ये कितने मार्क का क्वेश्चन है? ये 6 मार्क का क्वेश्चन है बेटा. तो इसके अकॉर्डिंगली बेटा आपको आंसर लिखना होगा. अब बेटा जब भी डिजाइनिंग का क्वेश्चन करना है, क्योंकि आपको 6 7 8 मार्क का आंसर लिखना है, तो इसी तरह आपने नहीं स्टार्ट कर देना कि मैं स्टार्ट कर दूं. ओके, पहले आपने आउटलाइन बनानी कि मैंने क्या क्या पॉइंट्स मेंशन करने हैं. लेट्स से ऑपरेटर्स क्या मेंशन करना है, स्टार्ट कहाँ से करना है, मेथड में मैं क्या क्या चीजें बताऊंगा, एंड किस तरह करूंगा. तो बेटा आपने एक आउटलाइन बनानी है, ताकि जब हम लिख रहे होते हैं ना, फिर हमें जाके याद आता है यार ये पॉइंट भी मेंशन करना था, वो चीज गुजर चुकी होती है. तो इस वजह से आपके पास एक सीक्वेंस होना चाहिए, एक आउटलाइन होनी चाहिए कि हाँ ये मेरे पास मेन पॉइंट्स हैं, इन्हें मैंने इन सीक्वेंस में डिस्क्राइब करना. ठीक है, उसके बाद फिर आप लिखना स्टार्ट कर सकते हैं जिस तरह भी आपने लिखना है. तो ये नहीं है कि आप लिखना स्टार्ट कर देंगे बेटा, उसके बाद फिर बीच में जाके आपको पॉइंट को याद आए कि वो पीछे मेंशन करना था,
अब ना जगह है और ना आप लिख सकते हैं, तो इस वजह से वो मिक्सअप हो जाता है। तो एक पैटर्न होता है, एक आपने सीक्वेंस के थ्रू चलना होता है। तो इससे अच्छा ये है ये, पहले आप एक आउटलाइन बना लें, पॉइंट्स लिख लें अपने पास, देन फिर पूरा पैराग्राफ बना लें उसका। और आंसर बेटा, डिजाइनिंग क्वेश्चन के जितने भी आंसर्स होते हैं वो पॉइंट फॉर्म में नहीं होने चाहिए, पैराग्राफ फॉर्म में होने चाहिए। तो पैराग्राफ लिखना है, कोई पॉइंट्स नहीं होगा कि फर्स्ट पॉइंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, नो। यू विल राइट डाउन अ पैराग्राफ। चाहे वो फिजिक्स का डिजाइनिंग क्वेश्चन है, चाहे वो केमिस्ट्री का डिजाइनिंग क्वेश्चन है बेटा, इन बोथ केसेस यू विल हैव अ पैराग्राफ। तो पैराग्राफ लिखना है बेटा। अब आपने क्वेश्चन रीड किया, अब आप मुझे बताएं कि अगर आप लैब में होते तो ये काम कैसे करते, स्टार्ट कैसे करते, प्रोसेस क्या होता। आप खुद सोचें, बेसिकली आपने खुद ही सोच के करना होगा। आपको चीजें वो बता रहा है सारी कि क्या क्या है, तो आपको कुछ मेन आइडिया मिल रहा है कि मुझे कैफीन सेपरेट करनी है फ्रॉम कॉफी बीन्स, एंड ऑल अदर कंपोनेंट्स आर सॉल्युबल इन बोथ कोल्ड वाटर एंड हॉट वाटर। यस। आप कह रहे हैं पहले ऑपरेटर्स सेट करेंगे। ओके, ऑपरेटर्स आप क्या यूज करने वाले हैं? Okay, you are saying कि we'll need a beaker. Okay. Okay, you'll say कि we'll warm water. So for that we need Bunsen burner. Okay, ठीक है। तो स्टिर करने के लिए ग्लास रॉड चाहिए होता है। ओके, स्टिर करने के लिए ग्लास रॉड मिल गया। क्रिस्टलाइजेशन करें तो फिल्टर भी करना होगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो फिल्टर फनल और फिल्टर पेपर भी रिक्वायर्ड है हमें। ओके। ओके, इसके अलावा? यस वानिया बेटा, वेरी गुड, सेकंड पॉइंट इज राइट। गुड, यहीं से स्टार्ट करना है हमने। यस अभिया बेटा। सिक्स राइमा बेटा। वेरी गुड महाज बेटा, यू आर राइट। डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। कोशिश करें, अगर डायग्राम ड्रॉ कर सके अच्छी बात है, अदरवाइज जरूरी नहीं है, उसका कोई मार्क नहीं होता। अगर आप एक्सप्लेन कर रहे हैं तो गुड इनफ। जी बेटा, और कोई अपना कोई आइडिया दे। आपने ऑपरेटर्स बता दिया, प्रोसेस पे बता सकता है। इन्होंने कुछ ऑपरेटर्स का बेसिक आइडिया दिया, लेकिन अभी मेन ऑपरेटर्स मिसिंग है। बेसिक आइडिया प्रोसेस का दे सकते हैं, प्रोसेस क्या करेंगे, मेन आइडिया दे, फिर पैराग्राफ हम बना लेंगे इसका। प्रोसेस में क्या करेंगे आप, करना क्या है आप? आपके पास कॉफी बीन्स है, हम उनका क्या करेंगे, किस तरह स्टार्ट करेंगे, ऐड कहाँ करना है, मिक्स करना है, क्या करना है? आप कह रहे हैं वाटर में डिसॉल्व करेंगे। वाटर भी दो तरह का, हॉट की बात कर रहे हैं, कोल्ड की बात कर रहे हैं? आप कह रहे हैं पहले कोल्ड में करेंगे। ओके। ओके, आप उल्टा वैसे बता, ठीक है आगे चलें। ओके। ओके, गुड नुमान बेटा। ओके। ओके। यस। यस, एनीवन एल्स? गुड। यस, वेरी गुड पॉइंट। स्टार्ट यही है, स्टार्ट यही है बेटा। द फर्स्ट पॉइंट दैट यू नीड टू मेंशन इज कि आप डायरेक्टली कॉफी बीन्स को हॉट वाटर या कोल्ड वाटर में ऐड नहीं कर सकते। यू हैव टू क्रश कॉफी बीन्स। किस तरह क्रश करेंगे, अब ये ऑपरेटर्स का पार्ट है। पेस्टल एंड मोटर से, यस। पेस्टल एंड मोटर देखा हुआ, पेस्टल मोटर, या आप ग्राइंडर भी यूज करते हैं। जनरली हम पेस्टल मोटर यूज मेंशन कर रहे होते हैं। पता है पेस्टल मोटर क्या होता है? वो जो घर में भी आपका होता है, एक वुडन का, वो क्या होता है, रॉड सा होता है। बेटा आप नई जनरेशन, मार्बल का भी होता है, वुड का भी होता है, और मेटालिक भी होता है। जी जी। नहीं नहीं, वो ग्राइंडर नहीं है। तो बेटा पेस्टल मोटर यूज करते हैं। पेस्टल मोटर यूज करते, कभी किचन में गए हो तो पता हो ना। तो पेस्टल मोटर यूज करते हैं। उसके बाद आपने क्रश कर लिया। अब क्रश करके क्या करना है आपने? फर्स्ट यू विल ऐड कॉफी बीन्स जो क्रश हुई हुई हैं इन हॉट वाटर।
हॉट वाटर में ऐड करेंगे, जिन चीजों ने डिसॉल्व होना होगा कैफीन भी डिसॉल्व हो जाएगी, बाकी सब भी डिसॉल्व हो जाएंगे। अगर कोई इनसॉलेबल चीज है, सबसे पहले तो वो आपने सेपरेट करनी होगी। आपने क्या किया, आपने पूरे कॉफी बीन्स को मिक्स कर दिया हॉट वाटर के अंदर। हॉट वाटर के अंदर मिक्स करने के बाद जिन चीज़ों ने डिसॉल्व करना होगा वो डिसॉल्व कर ले, और जो चीज़ें अगर कोई इनसॉलेबल चीज़ है वो आप सेपरेट कर लें। ठीक है। उसके बाद बेटा, क्योंकि बेसिकली दिस इज द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन में पहले ही आप कोल्ड वाटर नहीं डाल देते। क्रिस्टलाइजेशन में पहले आप सॉल्यूशन को हीट अप करते हैं टिल द सेचुरेशन पॉइंट, जो हमारा काम होता है। तो आपने सॉल्यूशन को हीट अप करना है, कॉफी बीन डिसॉल्व करने हैं, सब डिसॉल्व हो गए। उसके बाद जब सब डिसॉल्व हो गए, अब आप करेंगे कूल डाउन। जब आप कूल डाउन करेंगे, जब आप कूल डाउन करेंगे तो जो चीजें हॉट वाटर में डिसॉल्व हुई हैं और कोल्ड वाटर में भी डिसॉल्व हुई रहेंगी, एक्सेप्ट कैफीन। जो चीजें हॉट वाटर में डिसॉल्व हुई हैं वो कोल्ड वाटर में भी डिसॉल्व रहेंगी, एक्सेप्ट कैफीन, बिकॉज कैफीन इज लेस सॉलेबल इन कोल्ड वाटर। तो कैफीन के साथ क्या होगा, कैफीन जब आप कूल डाउन कर रहे होंगे, जैसे हम क्रिस्टलाइजेशन में कूल डाउन करते हैं, तो क्या होता है, क्रिस्टल्स बाहर आना शुरू हो जाते हैं, फॉर्म होना शुरू हो जाते हैं एट द बॉटम ऑफ द बीकर। इसी तरह कैफीन भी क्या होगी हमारे पास, बाहर आना शुरू हो जाएगी। कोल्ड जब जितना कूल डाउन कर जाएंगे उतनी कैफीन बाहर आती जाएगी। फिर जब इन वो कैफीन इन फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स बाहर आएगी, आप क्या करेंगे उससे, इस तरह करते हैं, नो नॉट वॉश, filter. First, you will filter those crystals of caffeine with the help of filter paper and all the filter funnels, जो भी चीजें रिक्वायर्ड है। फिर आप उसे वॉश करेंगे और ड्राई करेंगे, वॉश विद कोल्ड वाटर एंड देन ड्राई। तो ये बेटा हमारा मेन आइडिया होता है कि हमारा मेन प्रोसेस होता है। तो फर्स्ट यू नीड टू क्रश द कॉफी बीन्स यूजिंग पेस्टल एंड वाटर टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, ज्यादा हो जाएगा, इजीली डिसॉल्व हो जाएगा। सो ऐड हॉट वाटर और आप डिसॉल्व करें कॉफी को, जितने भी पार्टिकल्स हैं वो डिसॉल्व हो जाएंगे। हॉट मिक्सचर में से अगर कोई इनसॉलेबल कॉफी रेजिड्यू है उसे आप निकाल लें। उसके बाद फिल्टरेट को कलेक्ट करें, उससे कूल डाउन करें, यू विल गेट कैफीन क्रिस्टल्स। बिकॉज कैफीन इज लेस सॉलेबल इन वाटर, तो वो अलहदा हो जाएगी, जिस तरह कूल डाउन करेंगे कैफीन अलहदा होती जाएगी। फिर आप उन्हें फिल्टर कर लें, वॉश कर लें विद कोल्ड वाटर एंड ड्राई देम टू ऑब्टेन द प्योर कैफीन, दैट्स इट। ये मेन पॉइंट्स हैं जो आपको मेंशन करने हैं। इसके अलावा आप कुछ मेंशन करना चाहते हैं कि बर्नर से हीट कर रहे हैं, बीकर में डाल रहे हैं, वो आप बिल्कुल मेंशन कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको 6 मार्क्स के लिए ये पॉइंट्स बता दिए हैं बेटा। पहले आप ये खुद आंसर लिखेंगे, फिर मैं आंसर लिखूंगा, फिर आपने मैच करना है। इसके लिए मैंने आपको मेन आइडिया सारा बता दिया। इस ये अगर आप सारी कहानी लिखेंगे यू विल गेट 6 मार्क्स। इसके अलावा अगर आप कोई लिखना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं है, कि बीकर यूज कर रहे हैं, बर्नर यूज कर रहे हैं, ट्राईपॉड स्टैंड है, फनल है, फिल्टर पेपर लगा दिया, वो कहानी आपने सुनानी है तो बिल्कुल सुना सकते हैं। बट यू नीड टू मेंशन दीज पॉइंट्स कि फर्स्ट यू विल क्रश द कॉफी बीन्स विद पेस्टल एंड वाटर, then add hot water, dissolve caffeine, filter if something is insoluble, collect the filtrate, allow filtrate to cool down. You will see the caffeine crystals at the bottom of the beaker, at the bottom of the dish. Then filter those crystals, wash them in a small amount of cold water, dry them to obtain the pure caffeine. Yes. नहीं, जरूरी नहीं है। वो वॉश करने के लिए आप यूज कर रहे हैं ना, बाद में। हाँ, बाद में जब आपके देखिए आपने हॉट वाटर में डिजोल्व किया, हो गया, सब डिजोल्व हो गया। अब जब आप कूल डाउन करेंगे कैफीन बाहर आ गई, कैफीन बाहर आ गई, बाहर आ गई। अब उसके क्रिस्टल्स आएंगे नजर आपको, वो आपने क्या किया, फिल्टर कर लिया। फिर क्या करेंगे, वॉश करेंगे, किसके साथ, कोल्ड वाटर के साथ। दैट्स क्योंकि कोल्ड वाटर से वॉश करने का पर्पज ये है कि कोल्ड वाटर में डिजोल्व नहीं होंगे वो। हॉट वाटर डिजोल्व किया मे भी बीच में कुछ गायब हो जाए फिर। तो आप कोल्ड वाटर से वॉश करते हैं ताकि वो डिजोल्व नहीं होता उसमें। दैट्स इट बेटा। ये पॉइंट्स आपने मेंशन करने हैं। इसके अलावा आप कोई एक्स्ट्रा डिटेल देना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड हो। ये नहीं है कुछ और ही बीच में लिखना शुरू कर देंगे, तो कहानियां नहीं सुनानी। आपने बस टू द पॉइंट बात करनी है। जो जो इस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड चीजें वो आप मेंशन कर सकते हैं। कोई ऑपरेटर्स अगर आप मेंशन करना चाहते हैं तो बिल्कुल मेंशन कर सकते हैं। मैंने आपको मेन पॉइंट्स बता दिए विच आर रिक्वायर्ड फॉर द एक्सपेरिमेंट। ईमान बेटा बस कोशिश करें कि पेस्टल मोटर को ही प्रेफरेंस दें इंस्टेड ऑफ क्रशर, क्योंकि जनरली मार्किंग स्कीम में हम यही वर्ड्स यूज कर रहे होते हैं।
वही पेस्टल एंड मॉर्टर से। मैं लिखवा देता हूँ अभी। तो ये बेटा अभी पहले आप खुद लिखेंगे, फिर मैं आंसर लिखूंगा, फिर आप मैच कर लेना, और यही चीजें आएंगी बेटा। हॉट वाटर ऑलरेडी दुआ बेटा है, तो हमें साथ बेशक ऐड हॉट वाटर एंड हीट टू डिजोल्व द कैफीन आप कर सकते हैं। तो हॉट वाटर ऐड करें और साथ हीट भी कर दें ताकि सब कुछ डिजोल्व हो जाए। लिखे बेटा, स्टार्ट करें। फर्स्ट पॉइंट दैट यू विल मेंशन इज, फर्स्ट क्रश द कॉफी बीन्स यूजिंग पेस्टल एंड वाटर टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। क्योंकि आपको पता है जितना पार्टिकल का साइज कम होगा उतना सरफेस एरिया ज्यादा होगा, उतना वो क्विकली रिएक्ट नहीं करवा रहे हम, उतना वो क्विकली डिसॉल्व होगा। बड़ी चीज अगर आपने बेटा डाल दी उसे फिर आपको बहुत ज्यादा मिक्सअप करना पड़ेगा, छोटी चीजें इजीली डिसॉल्व हो जाती। तो फर्स्ट क्रश द कॉफी बीन्स, तो यहां से बेटा स्टार्ट करें। फर्स्ट क्रश द कॉफी बीन्स। तो फर्स्ट क्रश द कॉफी बीन्स यूजिंग अ पेस्टल to increase the surface area. So first crush the coffee beans using pestle and mortar to increase the surface area. हमारे लिए काम आसान करना है बेटा, अपने लिए काम आसान करना है। टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। तो फर्स्ट क्रश द कॉफी बीन यूजिंग अ पेस्टल एंड mortar टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। तो पहले क्रश करना है ताकि छोटे पार्टिकल्स हो इजीली डिसॉल्व हो जाए, ये ना होता ना मिक्स करना पड़े कि आधा टाइम उसी में गुजर जाए। देन add hot water and heat to dissolve the caffeine. Add hot water and heat to dissolve the caffeine and other components, जो भी और हैं जो डिसॉल्व होने वाले हैं। To dissolve the caffeine and other components. अब डिसॉल्व हो गया सब कुछ। यहां पे एज अ प्रिकॉशन हम फिल्टर भी कर लेते हैं कि अगर कोई इनसॉलेबल चीज है तो वो हो जाए। वैसे उसने ऊपर मेंशन किया हुआ है क्या ऑल अदर सब्सटेंसेस इन कॉफी बीन्स आर वेरी सॉलेबल, तो बेशक आप फिल्टर भी कर सकते हैं ताकि बाद में फिल्टरेट को आप फिर कूल डाउन कर लें। तो फिल्टर द हॉट, ये बेशक अगर आप पॉइंट मेंशन नहीं भी करेंगे तभी कोई मसला नहीं है, क्योंकि वी ऑलरेडी नो के ऑल द कंपोनेंट्स आर सॉलेबल। लेकिन जनरली जब हम ये क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस कर रहे होते हैं तो हम ये वाला काम पहले कर लेते हैं कि अगर कोई इनसॉलेबल चीज़ है या कोई चीज़ एक्सेस में ऐड हुई हुई है, पहले आप उससे सेपरेट कर लेते हैं। तो फिल्टर द हॉट मिक्सचर टू रिमूव इनसॉलेबल कॉफी रेजिड्यू, जो भी रेजिड्यू होगा कोई भी ऐसी चीज़ है वो आप सेपरेट कर सकते हैं। सो फिल्टर द हॉट मिक्सचर to remove filter the hot mixture to remove insoluble coffee residue, collecting the filtrate, yes. उसके बाद जो फिल्टरेट आएगा दैट फिल्टरेट हैज soluble कैफीन इन इट। आपने क्या करना है, अलाउ द फिल्टरेट टू कूल, अलाउ द फिल्टरेट टू कूल। वो जरूरी नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हम जितना डाल रहे हैं उसी के अकॉर्डिंगली हीट अप भी कर रहे हैं, तो डिजोल्व हो जाएगा। अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। Allow the filtrate to cool so that the caffeine crystallizes. And why it will crystallize? You need to mention that because it is less soluble in cold water. Because it is less soluble
इन कोल्ड वाटर। फिर आपने क्या करना है, फिल्टर द क्रिस्टल्स with the help of filter funnel and filter paper. Filter the crystal with the help of funnel and filter paper. Wash them with small amount of cold water because the caffeine is insoluble in cold water. तो आप wash करेंगे. Wash them with cold distilled water. इसके बाद क्या करना है, and dry them. कैसे ड्राई करते थे हम? Yes, dry them between the filter paper to get the pure to get the pure to get the pure crystals of caffeine. तो ये बेटा हमारी कहानी बनेगी। ये मैंने आपको बता दिए जिन पे आपको मार्क्स मिल रहे हैं बेटा। क्रश पे मार्क मिल रहा है, पेस्टल मोटर पे सेकंड मार्क मिल रहा है, हॉट वाटर में डिजोल्व करने में थर्ड मार्क मिल रहा है, फिर कूल डाउन करने में फोर्थ मार्क मिल रहा है, क्रिस्टलाइजेशन का फिफ्थ और लास्ट मार्क है कि आप वॉश एंड ड्राई कर लें। ये 6 मार्क्स आपके कंप्लीट हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू योर मार्किंग स्कीम्स। इसके अलावा इफ यू वांट टू ऐड सम अदर इंफॉर्मेशन तो बिल्कुल आप ऐड कर सकते हैं रिलेटेड टू दिस एक्सपेरिमेंट। लेट्स से आपने कहा बीकर में हम सारा प्रोसेस कर रहे हैं, यू कैन ऐड दैट इंफॉर्मेशन। इसके अलावा क्रिस्टलाइजेशन में कुछ चीज़ें अगर आप ऐड करना चाहते हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। यस, आप ड्राई करने के लिए माइक्रोवेव भी यूज़ कर सकते हैं। तो दिस इज बेटा फ्रॉम क्रिस्टलाइजेशन। इसके लिए इस तरह के क्वेश्चंस के लिए बेटा आपके पास इस तरह क्वेश्चन के लिए आपके पास थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए जो आपने थ्रू आउट केमिस्ट्री में चीजें पढ़ी हैं। और बाकी आपको क्वेश्चन जब आप पढ़ेंगे ना, जब बाकी आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि क्या करना है। क्रिस्टलाइजेशन करनी है, फिल्टरेशन करनी है, डिस्टिलेशन है, क्रोमेटोग्राफी है, या कोई और एक्सपेरिमेंट आ रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन है। तो क्वेश्चन से आइडिया हो जाता है, वो फिर आप खुद कहानी उसकी बना सकते हैं। तो अभी तो फर्स्ट क्वेश्चन है, यू विल सॉल्व 2 3 4 क्वेश्चंस और फिर मैं आपको एक पूरा हैंड आउट दूंगा जिसमें सारे क्वेश्चंस होंगे, उनके आंसर्स होंगे। तो आप पढ़ेंगे, आपको आइडिया होगा कि हाँ ये चीजें मेंशन करनी है। तो बेटा आपको आइडिया हो जाएगा। यस महत बेटा, अगर आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिखेंगे और इनमें से कोई पॉइंट्स ईमान बेटा आप मिस कर देंगे तो फिर आपको मार्क नहीं मिलेगा, क्योंकि ये पॉइंट्स तो मेंशन करना जरूरी है। जैसा मैंने आपसे कहा, क्रश का 1 मार्क है, पेस्टल मोटर का सेकंड मार्क है, कोल्ड वाटर में डिजोल्व करने का थर्ड मार्क है, फिर फिल्टरेट को कूल डाउन करने का फोर्थ मार्क है, इसके अलावा फिर क्रिस्टल को फिल्टर करने का फिफ्थ और कोल्ड वाटर से वॉश ड्राई करने का 6 मार्क है। तो इस तरह डिवाइडेड है मार्क्स। इसके अलावा कोई लिखेंगे तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर इनमें से कुछ मिस हो गया तो फिर ऑब्वियसली यू विल लूज मार्क्स। एंड ड्राई देम बिटवीन द फिल्टर पेपर टू गेट द प्योर क्रिस्टल्स ऑफ कैफीन। और क्या लिखा है, फिल्टर द क्रिस्टल विद द हेल्प ऑफ फिल्टर फनल एंड फिल्टर पेपर, वॉश देम विद कोल्ड डिस्टिल्ड वाटर। हाँ जी, इधर है। अलाउ द फिल्टरेट टू कूल सो दैट द कैफीन क्रिस्टलाइजेस बिकॉज इट इज लेस सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर। तो आप कोल्ड वाटर से क्यों कर रहे हैं, उससे बताएंगे ना क्या? नहीं, आप क्या कर रहे हैं, अलाउ द फिल्टर टू कूल सो दैट द कैफीन क्रिस्टलाइजेस। क्रिस्टलाइज क्यों हो रही है, क्रिस्टल बाहर क्यों आ रहे हैं? क्योंकि इट इज इनसॉल्युबल इन कोल्ड वाटर, दैट्स व्हाई। तो ये बात हम बता रहे हैं कि क्रिस्टलाइज हो क्यों रही है। तो क्योंकि ऊपर इंफॉर्मेशन उसी ने हमें दी है कि वो इनसॉल्युबल है, किधर लिखा हुआ है, इट इज कैफीन इज वाइट, इट इज वेरी सॉल्युबल इन वाटर वाटर बट लेस सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर। तो ये उसने हमने वही वाली बात बता दी। ठीक होगी बेटा बात। तो दिस इज जस्ट अ डेमो क्वेश्चन के कैसा हमारे पास क्वेश्चन आता है। यस नोमान बेटा कर सकते हैं। ये हम बेसिकली लिख कैसे रहे होते हैं।
तो इट्स नॉट द ओनली एक्सपेरिमेंट दैट यू हैव इन योर डिजाइनिंग क्वेश्चन। इसके अलावा भी विल सी सम सॉल्युबिलिटी क्वेश्चन, कुछ मेटल के क्वेश्चन आते हैं, रिएक्टिविटी के आते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन के आते हैं, क्रोमेटोग्राफी के क्वेश्चन आते हैं। सो विल सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजाइनिंग क्वेश्चन बेटा। तो ये जो आपको जितने क्वेश्चन बेटा देखे हैं, इतने क्वेश्चन देखे हैं, तो मोर और लेस ये आपको एक आइडिया है कि एटीपी के पेपर में होता क्या है। कि टेस्ट ऑफ कैटॉन्स, टेस्ट ऑफ एनॉन्स का क्वेश्चन आता है, एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री का कुछ टेक्निक्स का आइडिया होना चाहिए। अभी हम मोल्स वाले क्वेश्चंस देखेंगे, उनका आइडिया आपको होना चाहिए। फिर डिजाइनिंग में और किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये तो अभी से स्टार्टर पैक है बेटा। ओके, अब आ जाए बेटा नेक्स्ट शीट पे। अब ये आ जाए नेक्स्ट शीट पे जरा। वो मैंने अयान बेटा बता दी उन्हें, बेशक आप हाईलाइट कर लेना, वो मैं साथ साथ बताता भी रहूंगा। नेक्स्ट पे आ जाए। अब बेटा ये जो आपके पास ये सेकंड वाली शीट है ना, ये कौन सा क्वेश्चन है? ये सब पेपर्स का, सब नहीं मतलब जो भी पेपर, जिन पेपर से मैंने क्वेश्चन पे किए, सब पेपर्स का क्वेश्चन नंबर 1 है। ये क्वेश्चन नंबर 1 इस तरह का होता है। आप क्वेश्चन नंबर 1 इस तरह का भी आ सकता है, इस तरह का भी आ सकता है, इस तरह का भी आ सकता है, इस तरह का भी आ सकता है। ये सारा क्वेश्चन नंबर 1 है, 3 4 5 पेपर्स के बेटा। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 भी हम देखेंगे, 3 देखेंगे, एंड द लास्ट क्वेश्चन इज द डिजाइनिंग क्वेश्चन। तो वो भी हम देखेंगे। ये मैंने वर्कशीट बेटा ग्रुप में भी शेयर की थी, और मैं दोबारा से यहाँ पे शेयर कर देता हूँ अगर किसी के पास नहीं है तो। तो आज बेटा हमारा टारगेट यही होगा कि हम क्वेश्चन नंबर 1 को जरा सही कर लें। और इस क्लास के बाद भी आपने क्वेश्चन नंबर 1 ही, मैं आपसे एक वर्कशीट शेयर करूंगा जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 ही होंगे। तो वही आपने बैठ के सॉल्व करने। फिर हम अगली क्लास में क्वेश्चन नंबर 2 पे जाएंगे, 3 पे और 4 पे, एंड देन एट द एंड विल सॉल्व द होल पेपर। ओके, 40। क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाए बेटा। अब ये क्वेश्चन ज्यादा तंग करने वाला होता नहीं। कुछ यहाँ पे अगर इन्फॉर्मेशन आपको नहीं नजर आएगी तो मैं साथ साथ मेंशन करवा दूंगा। मैंने आपको लास्ट क्लास में ही मेंशन करवाया था। ये जितने भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं बेसिकली आपके नोट्स ही हैं। तो इसमें जितनी कहानियां आपने लिखनी है आप लिख सकते हैं साथ। इट्स नॉट लाइक हमने प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी है, साथ साथ आप अपनी इन्फॉर्मेशन ऐड करते रहे, जो चीज़ें आपको नहीं पता है, कोई नई चीज़ आ जाती है तो। ओके, जिस अभी आपने पेस्टल एंड वाटर यूज किया, अब अगली बार जब भी किसी चीज़ को क्रश करना होगा तो पता होगा किस चीज़ से क्रश करना। A student investigated the dyes contained in different colored inks using chromatography. Water was a solvent. The diagram shows how the student set up the operators. So you know chromatography, beta. He's saying identify 2 errors in the way that the student set up the operators. ये आपको पता है कि क्या error, क्या काम हमने नहीं करना होता, तो वो यहाँ पे वो काम कर रहा है। 2 errors आइडेंटिफाई करने हैं। क्या errors हैं बेटा? बेस लाइन इज ड्रॉन विद द इंक, यस, पेंसिल से ड्रॉ करते हैं। और दूसरा क्या है? जो सॉल्वेंट है वो बेस लाइन से नीचे होना चाहिए, सॉल्वेंट बेस लाइन से ऊपर जा रहा है। तो हमें पढ़ते हुए भी हमने ये बात डिस्कस की थी बेटा, यही दो चीजों का ख्याल रखना होता है। तो यही हमें नजर भी आ रहे हैं बेटा कि बेस लाइन शुड बी बिलो, सॉरी द सॉल्वेंट शुड बी बिलो द बेस लाइन। यहाँ पे अबव द बेस लाइन है, बेस लाइन इज बिलो द सॉल्वेंट लेवल है। एंड सेकेंड इज बेस लाइन ड्रॉन इन इंक है, इट शुड बी ड्रॉन विद पेंसिल। तो ये बेटा दोनों मेंशन कर दें, ये 2 एरर्स हैं। आपने इनका सोल्यूशन नहीं देना, आपने एरर्स जो नजर आ रहा है बस वो लिखना है कि बेस लाइन इज बिलो द सॉल्वेंट लेवल। फर्स्ट, बेस लाइन इज बिलो द सॉल्वेंट लेवल। ये सॉल्वेंट लेवल बेटा आपको नजर आ रहा है, बेस लाइन इज बिलो द सॉल्वेंट लेवल। तो फर्स्ट थिंग इज बेस लाइन इज बिलो द सॉल्वेंट लेवल। सेकंड, बेस लाइन ड्रॉन इन इंक लिखा हुआ है, तो आप ये कॉपी पेस्ट कर दें। So these are the 2 errors that you can mention बेटा, जो आपको नजर भी आ रही हैं। यही 2 errors हैं जो आप मेंशन करेंगे। तो आपने इसका सोल्यूशन नहीं देना बेटा, बस आपको जो नजर आ रहा है बस आप वो लिख देंगे, जो एरर्स आपको नजर आ रहे हैं, दैट्स इट। सोल्यूशन आपसे नहीं मांग रहा। जो बताएगा कि क्या होना चाहिए, फिर आप बताएंगे हाँ पेंसिल से रिप्लेस करें एंड सॉल्वेंट का लेवल नीचे रखें बेस लाइन से, फिर आप बताएंगे। आगे चलें बेटा।
सेम क्वेश्चन, द स्टूडेंट देन कैरीड आउट द क्रोमेटोग्राफी करेक्टली, फिर उसने सब कुछ सही कर लिया जिस तरह हम करते होते हैं. द डायग्राम शोज द रिजल्ट्स which ink contains the greatest number of soluble dyes. So which ink contains the greatest number of soluble dyes? बेटा जिसके जितने ज्यादा पॉइंट्स आते हैं, ड्रॉप्स आते हैं, कंपोनेंट्स आते हैं, वो उतने ज्यादा आपके पास सॉल्युबल डाइज है उसके अंदर. अब अगर आप रेड को ऑब्जर्व करें, इधर देखें, इधर देखें, इधर देखें, रेड को ऑब्जर्व करें बेटा. व्हाट कैन यू से अबाउट दिस रेड वाली डाई? इट इज नॉट सॉल्युबल इन द सॉल्वेंट दैट यू आर यूजिंग. Orange is soluble and it has two components. Yellow is soluble, it has only one component. Green is soluble, it has two components. Blue is soluble, that's why it is moving, it has one component. Purple is soluble, it has two components. Black is also soluble, it has three components. तो ज्यादा किसके हैं बेटा? ब्लैक के. तो बस ब्लैक लिख दें, ब्लैक लिख दें बेटा. फिर आगे कह रहा है विच टू इंक्स आर मेड ऑफ अ सिंगल सॉल्युबल डाई. कि इसमें सिर्फ सिंगल आ रहा है बेटा, वो हमने येलो एंड ब्लू, येलो एंड ब्लू मेंशन करेंगे. सिंगल सिंगल डॉट आ रहा है तो येलो एंड ब्लू. ऑनलाइन वाले बेटा जरा जागेंगे. येलो एंड ब्लू. ग्रीन किसे नजर आ रहा है? ग्रीन मुझे तो नहीं आ रहा. इट इज येलो एंड ब्लू. आगे चलेंगे. फ्रॉम द क्रोमेटोग्राम इट इज नॉट पॉसिबल टू टेल इफ द रेड इंक कॉन्टेन्स डिफरेंट डाइज. यस, नजर यही हमने बात की ना कि हमें नजर नहीं आ रहा कि रेड सॉल्युबल है या नहीं. रेड सॉल्युबल है, नजर नहीं आ रहा हमें, क्योंकि अगर सॉल्युबल होती, चाहे एक कंपोनेंट होता है इसका, मूव तो करता ना ऊपर. तो चीजें वही मूव करती हैं जो सॉल्युबल होती हैं. तो सजेस्ट हाउ द एक्सपेरिमेंट कुड बी चेंज टू फाइंड आउट इफ द रेड इंक कॉन्टेन्स डिफरेंट डाइज. अगर आप देखना चाहते हैं कि, वेरी गुड रानिया बेटा, अगर आप देखना चाहते हैं कि ये रेड इंक में कितने कंपोनेंट्स हैं या कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, तो और क्या करें आप? use a different solvent because this red dye is not soluble in the solvent that you are using. So this red dye is not soluble in solvent that we are using, so we have to replace it with some other solvent जिसमें ये red dye soluble हो. So use a different solvent. Yes, use a different solvent बेटा. मैंने आपको बेटा दो चीजें बताई थी. मैंने आपको दो चीजें बताई थी कि ये जो सॉलिबिलिटी होती है, जो मूवमेंट होती है ना ड्रॉप्स की, कंपोनेंट्स की, ये दो चीजों पे डिपेंड करती है. एक तो हमने मेंशन कर दिया सॉल्वेंट पे. व्हाट वाज द अदर फैक्टर जिस पे ये डिपेंड करती है? मूवमेंट जो है, कम मूव कर रहा है, ज्यादा मूव कर रहा है, पहले सेपरेट हो गया, बाद में सेपरेट हुआ. एक और चीज है जिससे ये डिस्टेंस वेरी कर सकता है. एक तो सॉल्वेंट है कि एक चीज सॉल्वेंट में कितना सॉलेबल है उतना ज्यादा उसके साथ चलेगी ऊपर तक. दूसरी क्या चीज थी बेटा? वेरी गुड, यू आर राइट, दैट इज टेम्परेचर. टेम्परेचर डिफाइंस द सॉलिबिलिटी. टेम्परेचर ज्यादा होता है तो वो चीज ज्यादा डिजोल्व होना शुरू हो जाती है. तो सेकंड बेटा हमने कहा था जिससे आर एफ वैल्यू हमने कहा था चेंज होती है, तो सॉल्वेंट चेंज करने से चेंज होगी. द अदर वन इज टेम्परेचर. वेरी गुड, जो लोग टेम्परेचर कह रहे हैं. यस आयान बेटा, वो गलत हो जाएगा. तो ये खत्म हो गया बेटा. इसी तरह का 5-6 मार्क्स का फर्स्ट क्वेश्चन होता है. नेक्स्ट पे आए. ये सॉल्वेंट यहाँ पे वो होता है सिर्फ अगर कोई मूव कर रहा है ऊपर नीचे तरह आ रहा है, वैल्यू चेंज करनी है तो फिर आप कह सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाए. हॉट कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन. द प्रोडक्ट्स आर कॉपर एंड स्टीम. द ऑपरेटर्स यूज्ड टू रिएक्ट कॉपर ऑक्साइड विद हाइड्रोजन इज शोन. The operators used to react copper 2 oxide with hydrogen is shown. Draw an arrow on the diagram to show where the operators should be heated. To show where the operators should be heated. ये तो हमने अब देखिए, अब आपको सिमिलैरिटीज नजर आना शुरू हो जाएंगी आफ्टर सम क्वेश्चंस के. पता होता है कहाँ पे हीट करें. लास्ट वाली वर्कशीट में भी हमने ये क्वेश्चन किया था. कॉपर ऑक्साइड को हीट कर रहे हैं ना, कॉपर ऑक्साइड को रिएक्ट करवाना हाइड्रोजन के साथ. तो कॉपर ऑक्साइड को हीट कर रहे, कहाँ पे हीट करेंगे? कॉपर ऑक्साइड के नीचे. तो मैंने आपको बताया था एरो ड्रॉ करना है.
यहां पे उसने क्या, ड्रॉ एन एरो ऑन द डायग्राम टू शो वेयर द ऑपरेटर शुड बी हीटेड. सो एरो अंडर कॉपर ऑक्साइड पॉइंटिंग अप टू द कॉपर ऑक्साइड. तो यहां पे बेटा आपने करना है हीट इसे, क्योंकि यू आर हीटिंग कॉपर ऑक्साइड. तो कॉपर ऑक्साइड को आप हीट कर रहे हैं. नेक्स्ट इज बेटा, ड्यूरिंग द रिएक्शन द कलर ऑफ कॉपर टू ऑक्साइड चेंजेस. स्टेट द कलर चेंज. ओके. अब नाउ दिस कॉपर इज वेरी फेमस. इसके कलर्स तो बेटा मैंने आपको बताए हैं, थ्रू आउट हम देखते रहे हैं. सबसे फेमस है कॉपर 2+ आयन का कलर. कॉपर सोल्यूशन का कलर वो होता है ब्लू. ब्लू होता है. एक तो हमने ये देखा है. फिर हमने कहा था जो हमें इलेक्ट्रोलिसिस पे कैथोड पे कॉपर मिल रहा होता है वो किस कलर का होता है? पिंक. पिंक होता है. फिर मैंने आपको बताया थोड़ी देर के लिए अगर आप एयर में छोड़ देना, मैंने ये बात बताई थी, वो हो जाता है पिंक से, जो आपको वैसे जनरली नजर भी आ रहा होता है, वो होता है ब्राउन. ब्राउन होता है. और ऑक्सीडाइज होगा जिस तरह अभी हुआ है. कॉपर ऑक्साइड है अभी आपके पास. कॉपर ऑक्साइड इज ब्लैक इन कलर, क्योंकि वो डार्कर होता जाता है. पिंक से स्टार्ट किया, जितना वो ऑक्सीडाइज होगा, जितनी ऑक्सीजन ऐड होगी, कलर डार्कर होता जाएगा. तो ब्राउन, और बिल्कुल ही अगर कॉपर ऑक्साइड बन गया है वो ब्लैक होता है. तो काइंडली बेटा ये कलर इसके याद रखने हैं. तो कॉपर ऑक्साइड इज ब्लैक इन कलर इनिशियली. तो ब्लैक है बेटा, स्टार्टिंग कलर ब्लैक है. स्टार्टिंग कलर ब्लैक है. एंड पे क्या हो जाएगा? एंड पे क्या होगा? अब देखिए एक्सपेरिमेंट जरा गौर से देखिए, आपको पता चल जाएगा कि एक्सपेरिमेंट में कॉपर ऑक्साइड के साथ हो क्या रहा है. Yes, copper oxide is losing oxygen. So it will go from black to not blue, that is copper ion. ये blue तो कभी हो ही नहीं सकता. पिंक भी बिल्कुल प्योर हो जाता है. ब्राउन. ब्राउन इज द राइट आंसर. सो ब्लैक टू ब्राउन बेटा. सो ब्लैक टू ब्राउन जाएंगे बेटा. ब्लैक टू ब्राउन, नॉट पिंक. पिंक सिर्फ आपने मेंशन करना है इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, दैट्स इट. अगर आपसे जनरली कहते हैं अब्दुल्ला बेटा कॉपर क्या कलर होता है, कॉपर वायर पड़ी हुई है क्या कलर होगा, वो ब्राउन है. कॉपर वायर पड़ी है वो ब्राउन है. कॉपर का सॉल्यूशन है वो ब्लू है, क्योंकि डिसॉल्व होने के बाद जो कॉपर आयंस आते हैं वो ब्लू है. ओके, मेहरबानी करके लिख लेंगे हम. इधर पिंक भी करते हैं, सब करते हैं बेटा. कॉपर आयन इज ब्लू. कॉपर इन इलेक्ट्रोलिसिस इज पिंक. प्योर होता है बिल्कुल, क्योंकि उसमें कोई ऑक्सीजन का एलिमेंट नहीं होता उसकी सरफेस पे, क्योंकि वो अभी सोल्यूशन के अंदर है. जब एयर में आएगा तो ऑब्वियसली एयर में ऑक्सीजन तो ऑक्सीडाइज होना शुरू हो जाता है. इन एयर जो नेचुरली हमें नजर आती हैं कॉपर वायर्स, कॉपर क्या होता है? ब्राउन. एंड कॉपर ऑक्साइड इज ब्लैक. कॉपर ऑक्साइड इज ब्लैक. कॉपर ऑक्साइड इज ब्लैक. और अब बेटा हो क्या रहा है यहां पे, ये देखिए. कॉपर ऑक्साइड क्या करेगा? हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा. तो कॉपर अलहदा हो जाएगा और साथ क्या बन जाएगा? वाटर. कॉपर अलहदा हो जाएगा, साथ बन जाएगा वाटर. तो बेसिकली कॉपर ऑक्साइड से आप जा रहे हैं कॉपर में. कॉपर ऑक्साइड से आप जा रहे हैं कॉपर में. कॉपर ऑक्साइड से आप जा रहे हैं कॉपर में. तो ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड होता है और जो आपके पास फाइनल प्रोडक्ट आता है ब्राउन होता है. अगर ये इलेक्ट्रोलिसिस होता तो फिर हम प्रेफरेंस देते पिंक को. ओके. आइडेंटिफाई द कलरलेस लिक्विड कलेक्टेड. आइडेंटिफाई द कलरलेस लिक्विड कलेक्टेड. कलरलेस लिक्विड तो अभी हम बता रहे हैं वो क्या हो सकता है बेटा. एच है और ओ है, तो एच और ओ कोई कॉपर का लिक्विड थोड़ी बनाने वाले हैं. तो हमें क्या मिलेगा? विल गेट वाटर. विल गेट वाटर. आइडेंटिफाई द कलरलेस लिक्विड collected, so that will be water. बिल्कुल सही कह रहे, वाटर आ जाएगा. वाटर आ जाएगा हमारे पास. एंड नेक्स्ट पार्ट में बेटा कह रहा है एक्सप्लेन व्हाई द ट्यूब इज इन आइस. व्हाई द ट्यूब इज इन आइस, नजर आ रहा है?
ट्यूब को आइस में रखा हुआ है, खुद सोचे जरा, अपनी कॉमन सेंस लगाए ना, अब हर चीज का रट्टा थोड़ी मारना है। क्यों आपने आइस में क्यों रख दिया? क्योंकि ऑब्वियसली यू आर हीटिंग अप द होल रिएक्शन, द वाटर दैट यू विल गेट एट द एंड ऑफ रिएक्शन आर इन वेपर्स फॉर्म, स्टीम बनेगी आपके पास। तो आइस में रखने का पर्पज ये है कि वो आइस क्या करेगी, वाटर वेपर्स को कॉन्डेंस करके लिक्विड में कन्वर्ट कर देगी, दैट्स इट। तो आप कहेंगे, क्योंकि ये 2 मार्क क्वेश्चन है, तो उसके अकॉर्डिंगली बेटा आपने आंसर देना है, टू कूल सो दैट द स्टीम और गैस condenses टू a liquid, that's it। तो आप कहेंगे ice will cool down vapors and will condense them to the liquid state। तो ice will cool down vapors of water and condenses them to the liquid state। तो एक बेटा आपको मार्क मिलेगा कूल का, एंड सेकंड इज कंडेंसेशन, यू विल गेट 2 मार्क्स। कूल का 1 मार्क, कंडेंसेशन का सेकंड मार्क। कूल डाउन करें तभी तो ये लिक्विड आपको नजर आ रहा है कलेक्ट होते हुए। ये जो कलरलेस लिक्विड आपको यहाँ से वेपर्स आ रहे होंगे, यहाँ पे आएंगे, कूल डाउन होके लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। आगे चलेंगे बेटा, आगे चलेंगे। Large amounts of unreacted hydrogen should not be allowed to escape into the lab। अब इधर ध्यान देना ऑनलाइन वाले बेटा जरा। वेरी गुड, कुछ लोग आंसर बता रहे हैं। Large amounts of unreacted hydrogen should not be allowed to escape into the lab। We know things about hydrogen। हमें पता है हाइड्रोजन क्या मसला है हाइड्रोजन के साथ। स्टेट वाई कह रहा है जो हाइड्रोजन यहाँ पे बच जाएगी वो आप लैब में नहीं जाने दे सकते, आपको उसे कंट्रोल करना है। जी बेटा, क्यों क्यों कंट्रोल करना है, क्या प्रॉब्लम हाइड्रोजन के साथ? नो इट्स नॉट पॉइजनस, पॉइजनस तो नहीं कह सकते हम। फ्लेमेबल है, यस, एक्सप्लोसिव है बेटा। यही तो हमने लिखा था डिसएडवांटेज भी हाइड्रोजन का, कि हमने ये आंसर दिया था कि कार इंजन में हाइड्रोजन क्यों प्रेफरेंस नहीं दी जाती अभी तक। पेट्रोल इंजन यूज कर रहे हैं अभी तक, या हम बाकी फॉसिल फ्यूल्स यूज कर रहे हैं। तो ये इसकी वजह से, क्योंकि हाईली एक्सप्लोसिव है, स्टोर करना मुश्किल है, हाईली एक्सप्लोसिव है, तो बहुत जल्दी बर्न करती है। तो इस वजह से आप लैब में नहीं जाने दे सकते बेटा। इट इज वेरी फ्लेमेबल, इट इज हाईली एक्सप्लोसिव। तो फ्लेमेबल लिखे या एक्सप्लोसिव लिखे, दोनों में से कोई एक वर्ड मेंशन कर दें। बिकॉज हाइड्रोजन इज हाईली फ्लेमेबल। एक्सप्लोसिव है, फ्लेमेबल है, दैट्स व्हाई। आगे चले बेटा। कंप्लीट द डायग्राम टू शो हाउ द अनरिएक्टेड हाइड्रोजन कुड बी कलेक्टेड and its volume measured। Label any operators that you draw। कह रहे complete the diagram to show how the unreacted hydrogen, obviously we are getting some unreacted hydrogen and we cannot allow that hydrogen to go into the atmosphere। तो लैब में नहीं हम ऑब्वियसली जाने दे सकते इसे, तो हमें इसे कंट्रोल करना है, कोलेक्ट करना है। नॉट पहले आप कोलेक्ट करेंगे, कलेक्शन का मेथड बताना है, और साथ उसके बाद मेजरमेंट का मेथड बताना है। अब कलेक्शन के लिए बेटा और साथ ही मेजरमेंट के लिए आपने 3 मेथड देखे। वैसे तो हम गैस सिरिंज यूज कर सकते हैं, लेकिन गैस सिरिंज एक लिमिटेड होती है हमारे पास, उसकी वैल्यू लिमिटेड होती है। मे भी आपको ज्यादा गैस कलेक्ट करनी पड़ जाए, तो उसके लिए गैस सिरिंज फिजिबल नहीं है। तो कैसे कलेक्ट करते हैं बेटा? कौन सी हाइड्रोजन गैस इज फर्स्ट ऑफ ऑल इनसॉल्युबल इन वाटर एंड लेस डेंस देन एयर। तो अपवर्ड डिलीवरी वाली बात सही है, या लिक्विड से पास करवा के अपवर्ड डिलीवरी की, जिसे आपने डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर भी कहा था। तो बेसिकली यहां से आपने इस ट्यूब को कनेक्ट करना है किसके साथ? इधर आपने एक बीकर ड्रॉ करना है जिसमें आप वाटर रख दें,
जस्ट आप वो भी ड्रॉ कर सकते हैं, अपवर्ड डिलीवरी वाला भी। लेकिन मैंने आपको बताया सबसे बेस्ट मेथड जो गैसेस कलेक्ट करने के लिए इनसॉल्युबल को, दैट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। तो आपने एक बीकर बेटा ड्रॉ करना है, आपने एक मेजरिंग सिलेंडर ड्रॉ करना है, एंड यू विल प्लेस योर मेजरिंग सिलेंडर अपसाइड डाउन। मैंने अभी बताई बात, अगर आपने सुनी हो, मैंने कहा गैस सिरिंज लिमिटेड वॉल्यूम के लिए होती है। तो हमें क्या पता कि हमने 10 cm क्यू या 20 या मे बी 150 cm क्यू या 100 cm क्यू, तो गैस सिरिंज ज्यादा फिजिबल, सॉरी, मेजरिंग सिलेंडर ज्यादा फिजिबल है। ओके, ये आपके पास वाटर आ गया बेटा। और आपके पास आ जाएगी ट्यूब, जिसे आप कहते हैं डिलीवरी ट्यूब। तो इसका बेटा आप कलेक्ट कर लेंगे इससे बाय यूजिंग द डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर, एंड यू कैन आल्सो यूज द अपवर्ड डिलीवरी मेथड। तो कोशिश करें गैसरीन की जगह पे, बिल्कुल करना है, गैसरीन की जगह पे आप इससे प्रेफरेंस दें। दिस इज, उसने कहा लेबल भी कर लें आप, तो ये मेजरिंग सिलेंडर लिख लें इसे, मेजरिंग सिलेंडर मेंशन कर दें, दिस विल बी योर बीकर एंड दिस विल बी योर डिलीवरी ट्यूब। तो उसने खुद कह दिया लेबल कर ले, वैसे भी हमें पता है डायग्राम ड्रॉ करे तो लेबल जरूर कर लिया करे, चाहे वो कहे या ना कहे। नहीं, परफेक्टली ड्रॉ करने की कोई हमें जरूरत नहीं है, बेसिक आइडिया हमने देना है कि हमें पता है कि कौन सा मेथड यूज किया जा रहा है। ड्रॉ कर सकते हैं महात बेटा। जब आपने मेन सिलेंडर मेंशन कर दिया है तो वो ऑब्वियस होता है कि इट हैज सम मार्किंग्स ऑन इट, तो बेशक आप मार्किंग्स भी इस तरह ड्रॉ कर लें। जी क्या कह रही हैं आप? हाँ, 1 मार्क दे देता शायद आपको, लेकिन बेहतर यही होता है जब कलेक्शन की साथ बात आ गई तो कलेक्शन में आप प्रेफरेंस हमेशा इन्हीं को देते हैं, क्योंकि ये इन मेथड के थ्रू आप कलेक्ट भी कर लेते हैं और मैयर भी कर लेते हैं। गैस जनरली सिर्फ होती है मेजरमेंट के लिए, वो भी स्मॉल अमाउंट के लिए। वो भी हमने कहा जैसा रेट ऑफ रिएक्शन है, थोड़ी सी कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो रही है तो गैस के थ्रू पता चल जाता है। हाँ, इसी के आगे आप डिलीवरी ट्यूब को गैस के साथ कनेक्ट कर देते डायरेक्टली, जिससे हमने वो डायग्राम ड्रॉ भी की है पहले भी, रेट ऑफ रिएक्शन में। नहीं फातिमा बेटा, एज कम्पेयर टू गैस पे ज़्यादा होती है ना, और इसे आप बार बार रिप्लेस भी कर सकते हैं। यस, पेंसिल से, लेबलिंग पेन से कर दिया करें बेशक। आगे चलें बेटा, आगे चलेंगे कौन से क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाएं। The table gives the boiling points of 4 alcohols: butanol, ethanol, pentanol, propanol. The operators shown can be used to obtain propanol from mixture containing butanol, ethanol, pentanol, and propanol. Okay, अब जरा ध्यान से बेटा साथ रहना। So you have some operators. You have electric heater, you have water, you have mixture of alcohols, and you have the whole process of fractional distillation. Name the items of operators labeled A and B. So you know what A is and you know what B is. A is thermometer. A is thermometer and B is condenser. Thermometer, condenser. Name this method of separation. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। पूरी कहानी लिखनी है बेटा, तभी 2 मार्क्स हैं, सिर्फ डिस्टिलेशन लिखेंगे 1 मार्क मिल जाएगा। दिस इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन।
दिस इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बेटा। आगे चलेंगे। एक्सप्लेन व्हाई इट इज सेफर टू हीट द मिक्सचर ऑफ अल्कोहल्स इन द वे शोन rather than with the Bunsen burner. Explain why it is safer to heat the mixture of alcohols in the way shown rather than with the Bunsen burner. अब बेटा यू कैन क्लियरली सी, और ये आपने अपने डिजाइनिंग वाले क्वेश्चंस के लिए भी ये बात याद रखनी है कि अगर ऐसा कोई लिक्विड है जो फ्लेमेबल है, जो बर्न कर सकता है, जैसे अल्कीन्स हैं या अल्कोहल्स हैं, दे आर फ्लेमेबल बिकॉज दे कैन बी यूज्ड एज फ्यूल्स। तो उन्हें आप डायरेक्ट फ्लेम नहीं देते, डेंजरस काम है। तो आप क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक हीटर यूज करते हैं, और भी चीज यूज हो रही है, वो भी आपको मेंशन करवाऊंगा। दैट इज कॉल्ड वाटर बाथ। इलेक्ट्रिक हीटर एंड वाटर बाथ यूज करते हैं फॉर द थिंग्स। अभी तो यहाँ पे वाटर बाथ को मेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपल वो पूछ रहा है कि हमने क्या किया कि हम बंसन बर्नर की जगह पे इलेक्ट्रिक हीटर क्यों यूज करें, तो उसका सिंपल बेटा आंसर ये होगा बिकॉज अल्कोहल्स आर फ्लेमेबल, दैट्स इट। यहाँ पे वाटर बाथ को मेंशन करने की कोई जरूरत नहीं। वाटर बाथ का पर्पज मैं अभी आपको बताता हूँ। सो पॉइंट ये है बेटा कि अगर कोई चीज फ्लेमेबल है तो बंसन बर्नर का फ्लेम डायरेक्टली नहीं दे देना उसके फ्लास्क पे, डेंजरस काम है। तो उससे बचने के लिए वी यूज इलेक्ट्रिक हीटर। इलेक्ट्रिक हीटर यूज करते हैं बेटा बिकॉज अल्कोहल, यहां पे आंसर में क्या लिखेंगे, अल्कोहल्स आर अल्कोहल्स आर फ्लेमेबल। तो बेटा अब आपने डिजाइनिंग क्वेश्चन में भी कहीं पे अगर अल्कोहल्स की कोई डिस्कशन आएगी और आपको हीट अप करना पड़ रहा होगा तो याद रखनी इस बात को। यस, लिख सकते हैं बिल्कुल महात बेटा। पोस्ट हमेशा मार्क्स की ब्रैकेट में लिखा होता है, इट मीन कंडेंसर इज द मेन थिंग, बेशक दोनों मेंशन कर दें। ओके, डी पार्ट पे आए। डिस्क्राइब हाउ प्रोपानोल कैन बी obtained from the mixture, use the data from the table. Describe how propanol can be obtained from the mixture, use the data from the table. How propanol can be obtained from the mixture, use data from the table. टेबल किधर है हमारा, ये है प्रोपानोल 97। कह रहा प्रोपानोल कैसे ऑब्टेन करेंगे, कैसे निकालेंगे प्रोपानोल को। जी जी, पहले कौन जाएगा, एथानोल जाएगी। आप हीट अप करेंगे, हीट टू रिमूव द एथानोल। ठीक है, हीट टू रिमूव द एथानोल एंड देन चेंज द बीकर एंड कलेक्ट प्रोपानोल एट 97। तो बेटा ये आपने लिखना है, पहले आपने एथानोल का बताना है, ये ना आपके डायरेक्टली कलेक्ट कर लें एट 97। सो फर्स्ट यू विल मेंशन, यू विल हीट अप द मिक्सचर टू रिमूव एथानोल फर्स्ट, then use a different beaker to collect the propanol at 97. That's it. लेकिन एथानोल को मेंशन करना जरूरी है, इस वजह से कह रहा है टेबल देखें जाके, पहले कौन आएगा फिर किसकी बारी आनी है, पहले कौन आएगा और फिर किसकी बारी आनी है। तो हीट टू रिमूव द एथानोल, heat the mixture to remove ethanol and then collect propanol at 97 degrees Celsius. Then collect propanol at 97 degrees Celsius. जरूरी नहीं है, इसका जरूरी है जो आप सेपरेट कर रहे हैं। ओके, आगे चलें। Explain why the operators in the diagram cannot be used to obtain butanol from the mixture. क्या मसला है, why this operators cannot be used to obtain butanol from the mixture. ब्यूटानोल क्या, पेंटानोल भी नहीं आने वाली हमारे पास, दोनों नहीं आने वाले, तो ब्यूटानोल पेंटानोल क्यों नहीं आ सकते फ्रॉम दिस सेटअप। व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दिस सेटअप, हाई बॉइलिंग पॉइंट क्या, द प्रॉब्लम इज विद द वाटर, क्योंकि आपकी हीट ट्रांसफर जो कर रहा है वो कौन कर रहा है, इलेक्ट्रिक हीटर वाटर को बॉयल कर रहा है, हीट अप कर रहा है, वाटर अपनी हीट ट्रांसफर कर रहा है
अल्कोहल के इस मिक्सचर को। अब वाटर का बॉइलिंग पॉइंट तो है 100, और आपका ब्यूटानॉल तो 100 से ऊपर है। तो ब्यूटानॉल तक हीट पहुंचते पहुंचते बीच में जो चीज हीट दे रही थी वो गायब होगी, थ्री में कन्वर्ट हो जाएगी 100 पे। तो ब्यूटानॉल तो हीट वाटर के थ्रू तो नहीं ले सकता, आपको सेटअप चेंज करना पड़ेगा, कोई और लिक्विड यूज करें या डायरेक्टली फिर इलेक्ट्रिक हीटर से आप अपने फ्लास्क को हीट अप करें। अब बेटा बात सुने पहले, आंसर लिखते हैं इसका, सुने पहले, सुनेंगे इधर। ये जो वाटर यूज कर रहे हैं ना, इससे हम कहते हैं वाटर बाथ। कि अगर आप किसी चीज को अगर हीट करें थ्रू वाटर, अब्दुल्ला बेटा अगर आप किसी चीज को हीट करें थ्रू वाटर, दैट इज कॉल्ड वाटर बाथ। क्या वाटर को हीट करें, और वाटर क्या करेगा, उस मिक्सचर को या जो भी चीज आप हीट करना चाह रहे हैं उसे हीट करेगा। बेसिकली दैट इज कॉल्ड वाटर बाथ। वाटर बाथ को यूज करने का पर्पस क्या होता है, किसी को पता है क्या पर्पस होता है? डायरेक्ट हीट भी होती है, यस, लेकिन एक और पर्पस भी होता है। बेसिकली वाटर बाथ प्रोवाइड्स द यूनिफॉर्म हीट। बर्नर है या हीटर है ना, वो एक जगह को हीट कर रहे होते हैं, वाटर ने पूरे सोल्यूशन को कवर किया हुआ है। तो वाटर में क्योंकि कन्वेक्शन हो रही होती है, वाटर पार्टिकल्स मूव कर रहे होते हैं, तो पूरा लिक्विड एक जैसा हीट अप होता है। तो बेटा वाटर बाथ, बेसिकली वाटर बाथ बेटा आपका ऐसा होता है कि आपके पास एक ट्यूब होती है, और ट्यूब आपके बीकर के अंदर आप क्या करते हैं, जो जिस ट्यूब में आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, लेट से आपने इस ट्यूब में चीज डाली जिसे आपने हीट अप करना है, उस ट्यूब को आप डिप कर देंगे वाटर में, और आप वाटर को हीट अप करेंगे। वाटर अपनी हीट ट्रांसफर करेगा उस ट्यूब को, और फिर ट्यूब में जो भी सब्सटेंस है वो हीट अप होगा। So this is called the water bath, and it is used for the uniform heat. So when you need the uniform heat, then we use water bath. तो वाटर बाथ बेटा यहाँ पे भी ये वाटर बाथ ही यूज हो रहा है आपके एक्सपेरिमेंट में भी। तो हमारा आंसर क्या है? एक्सप्लेन व्हाई द ऑपरेटर्स इन द डायग्राम कैन नॉट बी यूज टू ऑब्टेन ब्यूटानॉल फ्रॉम द मिक्सचर। इसका आंसर क्या है? बिकॉज वाटर बॉयल्स एट 100, वाटर बाथ विल नॉट गो अबव 100 डिग्री, तो वाटर बाथ 100 से ऊपर नहीं जा सकता। ऑन द अदर साइड ब्यूटानॉल बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, ओवर 100 डिग्री सेल्सियस एट 117। तो वही बात है ना, बेसिकली वाटर बाथ विल नॉट गो अबव 100, पहली बात ये लिखे, water bath will not go above 100 डिग्री सेल्सियस। इतनी बात भी लिखेंगे तब भी आपको मिल जाएगा मार्क। और साथ बेशक आप ये भी अटैच कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं, ब्यूटानॉल बॉयल्स एट 117, या ब्यूटानॉल बॉयल्स एट ओवर 100। ब्यूटानॉल बॉयल्स एट, इट बॉयल्स एट ओवर 100 डिग्री सेल्सियस। और वाटर बाथ बेटा माइंड में रखना है, वाटर बाथ माइंड में रखना है। अब ये मेंशन हो गया वाटर बाथ, तो माइंड में रखना है कि वाटर बाथ होता है कि आप वाटर के थ्रू किसी चीज को हीट कर रहे हैं, डायरेक्टली आप हीट नहीं दे रहे, आप वाटर को हीट कर रहे हैं। वाटर क्या कर रहा है? अपनी हीट को ट्रांसफर कर रहा है उस चीज में, उस ट्यूब में, उस बीकर में। दैट्स इट। एंड व्हाई वी यूज दिस वाटर बाथ? फॉर द यूनिफॉर्म हीटिंग। यूनिफॉर्म हीटिंग के लिए हम वाटर बाथ यूज कर रहे होते हैं। यूनिफॉर्म हीटिंग के लिए हम वाटर बाथ यूज कर रहे होते हैं। तो जिस चीज को आपने हीट अप करना है बेटा, आप उससे रखेंगे कहाँ पे? बॉइलिंग वाटर के अंदर। तो ये वाटर देखिए बॉयल हो रहा है, और वाटर अपना अपनी हीट इस ट्यूब को ट्रांसफर करेगा। अंदर एक ट्यूब है, तो वाटर विल ट्रांसफर इट्स हीट टू द ट्यूब, और ट्यूब के अंदर जो भी चीज है वो हीट अप होगी। और ये यूनिफॉर्म हीट करने के लिए हम करते हैं बेटा। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। The diagram shows the operators used to pass an electric current through concentrated hydrochloric acid. Hydrogen and chlorine were formed at the electrodes. Name the item of operators labeled A. Beaker. पूरे सेटअप की बात थोड़ी कर रहा है बेटा वो। The whole thing is electrolytic cell, not just this out, not just this beaker. So this is just beaker. You will write the beaker. You will not going to write electrolytic cell. पूरा सेटअप बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या सिर्फ बीकर आता है?
सॉल्यूशन भी आता है, इलेक्ट्रोड्स आते हैं, बैटरी आती है, लेबल वो नीचे कर रहे हैं और आप पूरे के बारे में बता रहे हैं। द इलेक्ट्रोड्स आर मेड ऑफ प्लाटिनम। हमने टू ऑप्शंस रखे थे, प्लाटिनम, ग्रेफाइट। जनरली हम ग्रेफाइट को प्रेफरेंस दे रहे होते हैं क्योंकि वो कॉमन है, चीप है। गिव टू रीजन व्हाई प्लाटिनम इज सुटेबल मटेरियल फॉर द इलेक्ट्रोड्स। Inert, yes, very good. Because platinum is inert and it conducts electricity. Platinum is inert and it conducts electricity. तो दो यही चीजें चाहिए, और क्या चाहिए? कि प्लाटिनम और ग्रेफाइट को तब यूज करते हैं व्हेन वी नीड इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। तो इनर्ट इलेक्ट्रोड्स के लिए हम यूज कर रहे होते हैं। Suggest another material suitable for the electrodes in this experiment. ग्रेफाइट, कार्बन, तो आप मेंशन कर सकते हैं। ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स हम यूज करते हैं अगर हमने प्लाटिनम नहीं यूज करना, या प्लाटिनम की जगह पे हम ग्रेफाइट भी यूज कर सकते हैं। दोनों एक जैसे ही हैं, बोथ आर इनर्ट एंड बोथ आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जरा बेटा पहले कंप्लीट कर लेंगे ना। ओके। The teacher doing the experiment wore safety glasses, gloves, had their hair tied back, and stood up throughout the experiment. State one other safety precaution that should be taken when doing this experiment. Explain your answer. Go back and see the whole experiment कि किस चीज का इलेक्ट्रोलिसिस है बेटा। पढ़े जरा ध्यान से, अभी आंसर ना करें, पहले क्वेश्चन पढ़ें। इलेक्ट्रोलिसिस किस चीज का है? ओके, वेरी गुड दुआ बेटा। गुड नोमान बेटा। कौन कौन सी बेटा गैसेस आपके पास यहाँ पे रिलीज होंगी? हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। मसला है ना दोनों गैसेस के साथ। ऑन वन साइड हाइड्रोजन इज फ्लेमेबल, ऑन द अदर साइड क्लोरीन इज टॉक्सिक। तो हमें इन गैसेस को इस तरह लैब में नहीं जाने देना। तो बेटा हम प्रोसेस करते हैं, कहाँ करते हैं? जैसा टॉक्सिक गैस कहीं पे भी लैब में अगर आप यूज करते हैं या आपको एज आउटपुट मिल रही होती है बेटा, तो उसके लिए आप यूज करते हैं ये चीज। इसे कहते हैं क्या? इसे कहते हैं फ्यूम्स कप बोर्ड। फ्यूम्स कप बोर्ड ये बेटा यूज करते हैं। इसके अंदर रख के आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं कि रादर देन के फ्यूम्स बाहर जाएं लैब में। टॉक्सिक फ्यूम्स है, जैसे अमोनिया गैस है, अमोनिया गैस कहीं प्रोड्यूस हो रही है, टॉक्सिक है। क्लोरीन है, टॉक्सिक है। तो हम क्या करते हैं, प्रोसेस ऐसी टॉक्सिक गैसेस केस में, ऐसी टॉक्सिक गैसेस केस में हम ये प्रोसेस परफॉर्म करते हैं इन द कप बोर्ड। तो fume cup board, fume hood is a primary lab ventilation system designed to protect user from toxic vapor gases and dust. ये बेटा ये एक और इंफॉर्मेशन आपके पास ऐड हो गई है। तो फ्यूम कप बोर्ड यूज करते हैं बेटा। तो आपने क्या प्रिकॉशन लेनी है? यू विल परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट in a fume cupboard because chlorine is toxic and hydrogen is obviously it is explosive. तो दो बातें बेटा आपको मैंने सिखाई हैं। एक क्या आ गया, वाटर बाथ, ये बड़े कॉमन है हमारे एक्सपेरिमेंट्स में। एंड फ्यूम कप बोर्ड, कहीं पे भी अगर आपको गैस प्रोड्यूस, जैसे अमोनिया प्रोड्यूस किया आपने, क्लोरीन प्रोड्यूस की, जो टॉक्सिक गैसेस होती हैं, ये सल्फर डाइऑक्साइड है कहीं पे प्रोड्यूस हो रही है, नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहे हैं, दे आर टॉक्सिक। तो इन्हें, इनसे बचने के लिए वी हैव टू यूज अ फ्यूम कप बोर्ड। तो बेटा यहाँ पे आंसर में हम क्या मेंशन करेंगे? आंसर मेंशन करेंगे सेफ्टी क्या है, यूज ऑफ फ्यूम कवर्ड। और एक्सप्लेनेशन क्या है बेटा? बिकॉज क्लोरीन इज टॉक्सिक, हाइड्रोजन इज फ्लेमेबल, तो क्लोरीन इज टॉक्सिक। एक कोई मेंशन कर दे बहुत है। हाँ कर सकते। हाँ, लेकिन फिर भी आप वेंटिलेशन होगी तो वो इतनी ज्यादा प्रोड्यूस हो नहीं रही है कि आप जो है लार्ज अमाउंट में करें। तो आप बाहर जाने दे, वेंटिलेशन ही है ना।
लैब में नहीं रुकनी चाहिए। और प्रॉब्लम ये है ना कि हाइड्रोजन को इधर कोलेक्ट करना मसला है। हाइड्रोजन कोलेक्ट करना मसला है क्योंकि ये कोई कॉनिकल फ्लास्क थोड़ी है कि आपने ऊपर लगा दी डिलीवरी ट्यूब और गैस इनके साथ, या जहां पे भी आपने अपवर्ड डिलीवरी डाउनवर्ड डिलीवरी के साथ कनेक्ट कर दी। तो हाइड्रोजन को इससे आप कलेक्ट नहीं कर सकते। फिर हमें यही काम होता है कि पूरा ऊपर से ओपन है, तो आप ऐसे ऐसी जगह परफॉर्म करें जो डायरेक्ट आउटसाइड इन्वायरमेंट के साथ कनेक्टेड हो, वहीं से बाहर भेज दो उसको। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाए बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाए। हॉट जिंक रिएक्ट विद स्टीम टू मेक जिंक ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। A student wanted to use the operators shown to react zinc with steam and to collect the hydrogen. Name the items of operators labeled A and B. आपको ऑलरेडी पता है दोनों बेटा क्या है। डिलीवरी ट्यूब और बी क्या है हमारे पास? बीकर है। बीकर है। ओके बेटा, स्टेट द पर्पस ऑफ मिनरल वूल। वूल क्यों यूज कर रहे हैं बेटा? आप जरा रीड करें कि हार्ड जिंक रिएक्ट विद स्टीम टू मेक जिंक ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो वूल क्यों यूज कर रहे होंगे? हाँ, तो फिर वूल यूज क्यों कर रहे हैं? यस, क्या कह रहे हैं ऑनलाइन वाले? गुड फहद बेटा, यू आर राइट। It is used to hold, it is used to absorb, it is used to soak up the water. तो वूल क्या करती है? absorb करती है वाटर को, क्योंकि रिएक्ट कर रहे हैं स्टीम, जो रिएक्ट करता जा रहा है उसे absorb करता जा रहा है। लिखा हुआ भी है बेटा, वाटर एंड मिनरल वूल। यस, गुड। इट इज यूज टू होल्ड वाटर। जी बेटा। जी जी। जिंक नहीं, नहीं जिंक वाली साइड। क्योंकि वो ऑलरेडी जिंक को हमें हीट अप करना पड़ता है। मेटल्स में आपने पढ़ा था कि इन रिएक्शंस को करवाने के लिए आपको मेटल्स को हीट, आयरन है या जिंक है, वो ऑटोमेटिकली हीट ट्रांसफर हो जाती है, लेकिन जिंक को डायरेक्टली हीट करना पड़ता है। यस। हाँ। तो वूल का पर्पस क्या होता है कि वाटर में डिप करके आप रख देते हैं, उससे वेपर्स निकलते रहते हैं। बेसिकली वूल ने क्या काम किया? वाटर को अब्जॉर्ब किया, फिर उससे अगर वेपर्स निकलने होंगे वो वहीं से निकल के रिएक्ट करते रहेंगे। तो होल्ड वाटर यही लिखा ना हमने, इट इज यूज टू होल्ड वाटर। जब वाटर रिक्वायर्ड होगा, जिस तरह आपने बेटा, अगर आपको याद हो, आपने डिफ्यूजन का एक्सपेरिमेंट किया था। एक एक साइड पे आपने अमोनिया को डिप करके एक साइड पे ट्यूब के रखा था, दूसरी साइड पे HCl को डिप करके रखा था, तो वो वूल यूज की थी। वन वूल वॉज सोक्ड इन अमोनिया एंड अदर वन वॉज सोक्ड इन HCl। तो उस दोनों के वेपर्स निकले थे लेफ्ट और राइट साइड से, बीच में आके कहीं व्हाइट रिंग बन रहा था। तो यहाँ पे वही कर रहे हैं। तो वूल यूज होती है बेटा टू होल्ड समथिंग, टू होल्ड दीज लिक्विड, लाइक अमोनिया हो गया, एक्वस अमोनिया है, एक्वस HCl है। ओके। The operator shown is dangerous to use because of an error in the way it has been set up. Identify this error. Explain why this error makes it dangerous to use the operators. तो रबर, आप कह रहे हैं रबर बंग है अंदर, इससे क्या मसला होगा? क्यों? ये रिजा बेटा, ऐसा क्यों हो रहा है? यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है इस एक्सपेरिमेंट के साथ? हाँ, तो गैस में जाके क्या कर रही है? हाँ बिल्कुल सही कह रही है, अंदर गैस जाके कलेक्ट होती है। नहीं आ सकता। गैस जा रही है। बर्स्ट क्यों करेगा? गैस जा रही है, गैस क्या कर रही है? जा रही है, प्रेशर क्रिएट कर रही है। प्रेशर क्रिएट कर रही है। अब बेटा होगा ये, इधर देखेंगे, यहां से गैस आएगी बेटा। जब गैस आना शुरू होती है, वाटर यहां से बाहर आना शुरू हो जाता है, लेकिन हमने क्लोज किया हुआ है ऐसे। अब वो क्या होगा? अंदर प्रेशर बिल्ड होना शुरू हो जाएगा। और
आपके ट्यूब के अंदर का प्रेशर और बाहर के प्रेशर में जब डिफरेंस ज्यादा होगा, इट विल एक्सप्लोड, तो एक्सप्लोड कर जाएगी बेटा। तो ये प्रॉब्लम है। एरर क्या है? बंग इन द ट्यूब। बंग इन द ट्यूब इज द एरर। और इससे होगा क्या? प्रेशर वुड इंक्रीज ड्यू टू विच द ट्यूब विल एक्सप्लोड और ब्रेक। क्योंकि बेटा ये ओपन होना चाहिए नीचे से, ताकि जो ऊपर गैस आती जा रही है लिक्विड नीचे से बाहर आता रहे, बाहर आता रहे। सो एरर मेंशन कर रहे हैं बेटा। एरर इज बंग इन द ट्यूब। यस, कलेक्टिंग ट्यूब जो आपके पास, उसमें बंग लगा है, वो बंग नहीं होना चाहिए। एंड एक्सप्लेनेशन क्या है इसकी? उसकी एक्सप्लेनेशन क्या है कि प्रेशर वुड इंक्रीज ड्यू टू विच द ट्यूब विल एक्सप्लोड। तो ये बेटा कहानी है हमारे पास। प्रेशर बिल्डअप होगा, उसकी वजह से इट कैन एक्सप्लोड। तो रबर बंग नीचे नहीं लगाना होता, ऊपर रखना होता है, ताकि ऊपर जैसा गैस कलेक्ट होती जा रही है, वाटर नीचे से कम होता जाए, निकलता जाए। क्या? ट्यूब बस लिख दिया है कि ट्यूब है आपके पास। कलेक्टिंग ट्यूब लिख सकते हैं या ऐसे बॉइलिंग ट्यूब लिख सकते हैं, लेकिन ट्यूब मेंशन कर दिया, बहुत है आपके लिए। ठीक हो गया बेटा। तो ये आपको एक बेसिक आइडिया मिल गया है इन क्वेश्चंस का, ये क्वेश्चन कैसे आते होते हैं। तो आपकी इंफॉर्मेशन में भी कुछ बेटा चीजें ऐड हो गई हैं। एक तो आपको पता चला वाटर बाथ क्या होता है और क्यों यूज करते हैं। सेकंड बेटा आपको पता चली फ्यूम कपबोर्ड का क्या पर्पस है, क्यों यूज करते हैं, ताकि वो टॉक्सिक गैसेस आपकी लैब में ना जाएं। गैस कलेक्शन ऑलरेडी आपको आइडिया है बेटा। कलर्स आपको आइडिया हुआ, कुछ कलर्स का आपको पहले से आइडिया है। कॉपर ऑक्साइड इज ब्लैक इन कलर, ये आपको आइडिया हो गया शायद, ये आपको। और कॉपर जब बनता है ब्राउन हो जाता है, एक्सेप्ट इलेक्ट्रोलिसिस, इन दैट केस वी हैव पिंक। यस बेटा, दोज हु आर ऑनलाइन, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। अब बेटा इसी तरह के क्वेश्चंस अभी आपको मिलने लगे हैं। इसी तरह के क्वेश्चंस अभी आपको मिलने वाले हैं, अभी आपको मिलेंगे। आप अटेम्प्ट करें उन्हें, फिर मार्किंग स्कीम आपको मिलेगी, आप चेक करें और जो जो इंफॉर्मेशन उससे मिली है उसके पॉइंट्स बना लें। बेशक आप एक अलहदा से कुछ नोट्स बना लें जिसमें हिस्सा आपने लिख दिया क्या, कॉपर के कलर्स, आपने जो चीजें ऐड होती जा रही है आपके इंफॉर्मेशन में, आपने वाटर बाथ मेंशन कर दिया, जिस तरह चीजें आती जाएंगी वो सारी बीच में ऐड करते जाएं। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे अभी हम एंड कर रहे हैं। वर्कशीट अभी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर हो जाती है बेटा, ऑनलाइन वाले वहां सॉल्व करें और आपको अभी मिल जाती है, आपके पास आ जाएगी, तो आप सॉल्व करना स्टार्ट करें। यस बेटा फहद। और फिर बेटा मार्किंग स्कीम आ जाएगी, तो आप चेक भी कर लेना उससे, फिर जो मसला हुआ मेरे से पूछ लेना। सो अभी 4:30 की क्लास में वी विल सी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके बेटा, यू गाइस कैन लीव। अल्लाह हाफिज।